एक ही पल में सब कुछ बदल गया था। आराध्या कांपते हाथों से अपनी कनपट्टी पर पिस्टल लगाए आर्यवीर रायजादा के सामने खड़ी थी और उसकी आंखों में जिद साफ दिखाई दे रही थी। इन पेपर्स पर साइन करो वरना मैं खुद को खत्म कर दूंगी। उसकी आवाज में डर कम और हक लेने की जिद ज्यादा थी। आर्यवीर हैरान और गुस्से में उसे देख रहा था, क्योंकि वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता था, बल्कि किसी और से प्यार करता था। लेकिन हालात ऐसे बन चुके थे कि आराध्या के पिता की सारी संपत्ति आर्यवीर के पिता ने अपने नाम कर ली थी और अब वो संपत्ति वापस पाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, ये शादी। आर्यवीर ने उसे समझाने की कोशिश की, तुम पागल हो गई हो क्या? लेकिन आराध्या बिना डरे उसके पास आकर उसकी गोद में बैठ गई, जिससे दोनों के बीच की दूरी खत्म हो गई और माहौल अचानक अजीब सा हो गया। वह धीमी आवाज में बोली, शादी करो मुझसे, फिर देखना मेरा असली रूप। उसकी बातों और करीब आने से आर्यवीर का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह खुद पर काबू खोने लगा। लेकिन आराध्या ने तुरंत उसका हाथ रोक दिया और सख्ती से बोली, पहले साइन, उसके बाद कुछ भी। मजबूर होकर आर्यवीर ने पेपर्स पर साइन कर दिए, बिना ये सोचे कि आगे क्या होने वाला है। शादी के बाद भी माहौल सामान्य नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा तनाव से भर गया। कुछ देर बाद जब आराध्या अपने कमरे में आई और वह चुपचाप शीशे के सामने बैठकर अपने हाथों पर लोशन लगाने लगी, लेकिन उसका दिमाग बहुत सारी उलझनों में फंसा हुआ था। तभी अचानक उसे आईने में आर्यवीर की परछाई दिखाई दी और वह घबरा गई। आर्यवीर उसके पीछे खड़ा था, उसकी आंखों में गुस्सा और अजीब सी ठंडक थी। कैसी हो मेरी पत्नी? उसने ताने भरे अंदाज में कहा। आराध्या का चेहरा डर से सफ़ेद पड़ गया। तुम यहाँ कैसे? तुम तो पुलिस स्टेशन में थे ना? आर्यवीर हल्की हंसी के साथ बोला, सब ठीक कर लिया और अब अपने रिश्ते को सुधारने आया हूँ। उसके शब्दों में मिठास कम और खतरा ज़्यादा था। आराध्या को कुछ गलत होने का अंदेशा हुआ और वह वहाँ से निकलने लगी, लेकिन आर्यवीर ने तुरंत उसे पकड़ लिया और अपनी ओर खींच लिया। उसका सिर आर्यवीर के सीने से टकराया और उसके मुंह से दर्द भरी आवाज निकल गई, मुझे छोड़ो। उसने छूटने की कोशिश की, लेकिन आर्यवीर ने उसे और कसकर पकड़ लिया। इतनी आसानी से नहीं, अभी बहुत हिसाब बाकी हैं। उसने उसे दीवार से सटा दिया और सख्त आवाज में कहा, मुझसे ऊंची आवाज में बात मत किया करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसका गुस्सा खतरनाक होता जा रहा था, यहाँ तक कि उसने उसका गला दबा दिया। आराध्या की सांस रुकने लगी, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, लेकिन तभी उसने उसे छोड़ दिया। वह जमीन पर गिरकर जोर जोर से खांसने लगी। खुद को संभालते हुए उसने हिम्मत करके कहा, मैं पुलिस में शिकायत करूंगी। आर्यवीर मुस्कुराया, तब कर पाओगी जब इस घर से बाहर निकल पाओगी, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। उसकी बात सुनकर आराध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह समझ गई कि वह एक ऐसे जाल में फंस चुकी है जहां से निकलना आसान नहीं। आर्यवीर बेड पर आराम से बैठ गया और उसे पास आने का इशारा करने लगा। तुमने सोचा था मुझे फंसाकर जीत जाओगी, अब देखो खेल पलट गया है। आराध्या के अंदर गुस्सा और डर दोनों उबाल मार रहे थे। उसने ये शादी सिर्फ अपनी जायदाद वापस पाने के लिए की थी, लेकिन अब वही फैसला उसके लिए मुसीबत बन चुका था। उसने एक बार फिर दरवाजे की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था और वह खुद को पूरी तरह फंसा हुआ महसूस करने लगी। आर्यवीर उसे देखकर हल्का सा हंस रहा था, जैसे उसे उसकी बेबसी में मजा आ रहा हो। ऐसे मत घूरो मुझे, वरना मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। उसने जानबूझकर उसे चिढ़ाया। आराध्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रही थी। दूसरी तरफ आर्यवीर भी अंदर से परेशान था, क्योंकि वह इस लड़की से नफरत करता था और उसका दिल किसी और के लिए धड़कता था, जिसने उसे धोखा दे दिया था। अब दोनों ही ऐसे रिश्ते में बन चुके थे जिसे ना कोई चाहता था और ना ही समझ पा रहा था। अचानक आर्यवीर उसके सीने पर नजरें जमाते हुए बोला, मेरी जान, जल्दी से इधर आओ मेरे पास, अब मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। आराध्या के नाइट ड्रेस की शर्ट के 2 बटन पहले से खुले हुए थे। खींचातानी की वजह से ये सब हुआ था। उसकी नरम नाजुक धड़कनें बाहर झलक रही थी, जिन्हें देखकर आर्यवीर अपनी होश खोने लगा था, जबकि आराध्या उसकी नजरों की तपिश महसूस करते हुए बुरी तरह असहज हो गई थी। देखो, तुम मेरे साथ एक समझौता कर लो,
उसने कहना शुरू किया, मगर आर्यवीर ने बीच में ही रोकते हुए कहा, मुझे तुम्हारे साथ कोई समझौता नहीं करना। तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारा पति हूँ और मुझे मेरा हक चाहिए। चलो शाबाश, जल्दी से यहाँ आओ मेरे पास। ये कहते हुए वह खुद भी उठकर खड़ा हो गया। उसे यूं उठते देख आराध्या बुरी तरह डर गई और जल्दी से बालकनी की तरफ भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन आर्यवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और अगले ही पल उसे जोर से बेड पर गिरा दिया। आराध्या तेजी से पीछे हट रही थी और आर्यवीर उसकी तरफ बढ़ता जा रहा था। थोड़ी ही देर में वह बेड के हेडबोर्ड से टेक लगाकर बैठ गई। उसके गाल शर्म के मारे लाल हो गए थे और उसकी पलकें कांप रही थी। आज से पहले कोई भी मर्द उसके इतना करीब नहीं आया था और इसकी वजह उसकी अपनी जिद्दी और नखरीली पर्सनैलिटी थी। वह बचपन से ही बहुत दबंग स्वभाव की मालिक थी। सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, वह लड़कों को भी सबक सिखा देती थी। एक बार उसके मोहल्ले के कुछ लड़कों से उसकी लड़ाई हो गई थी और बाद में उन लड़कों के घर वाले उसके पापा से शिकायत करने आए। आराध्या ने भी बड़े मजे से जवाब दिया था, पापा वो लड़के मुझे छेड़ रहे थे, मैंने भी बस बदले में थोड़ी सी छेड़खानी की। उस वक्त राजदीप साहब को सच में लगा कि उसने थोड़ी ही छेड़खानी की होगी, लेकिन बाद में उन्हें मालूम हुआ कि आराध्या ने तो 2 लड़कों के हाथ और एक लड़के की उंगली तक तोड़ दी थी। तब उन्होंने अपने कानों को हाथ लगाया। उस दिन उन्हें अपनी बेटी की दबंग तबीयत के बारे में पहली बार पता चला। उन्होंने उसे काफी देर तक बिठाकर समझाया भी था, बेटा लड़कियां इस तरह की हरकतें करते हुए अच्छी नहीं लगती। इस पर उसने तुनक कर गुस्से में जवाब दिया, तो क्या लड़के ऐसी हरकतें करते हुए अच्छे लगते हैं? फिर राजदीप साहब ने कहा, मगर वे कुछ गलत हरकतें करते हैं तो तुम मुझे आकर बताओ, मैं उनकी खबर लूंगा। लेकिन पापा तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। जब तक मैं आपको शिकायत करने आऊंगी, इतनी देर में तो मैं खुद ही उन्हें ठीक कर सकती हूँ। राजदीप साहब को उसकी बातों में कुछ हद तक सच्चाई भी नजर आई, इसलिए उन्होंने उसे ज्यादा डांटना ठीक नहीं समझा। उन्होंने बहुत मेहनत से अपना बिजनेस खड़ा किया था और इस सफर में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाला उनका सबसे करीबी दोस्त विक्रम रायजादा था। दोनों ने मिलकर अपने काम को ऊंचाइयों तक पहुंचाया और अच्छी खासी दौलत और प्रॉपर्टी भी बना ली। विक्रम रायजादा का एक ही बेटा था, आर्यवीर रायजादा, जो बेहद घमंडी, खुद में खोया रहने वाला, किसी की परवाह ना करने वाला और अपनी मर्जी से जीने वाला लड़का था। आराध्या को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। दोनों के घर आमने सामने थे और एक अच्छे इलाके में थे, जहां सोसाइटी की ज्यादातर लड़कियां आर्यवीर पर फिदा थी। लेकिन आराध्या उसे देखकर ही चिढ़ जाती थी। वहीं आर्यवीर भी उसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसे लगता था कि आराध्या बहुत बदतमीज है और किसी की इज्जत नहीं करती। मगर कोई बात उसके मन के खिलाफ हो जाती तो वह पूरा घर सर पर उठा लेती थी। एक बार तो उसने आर्यवीर को उसके दोस्तों के सामने बुरी तरह बेइज्जत कर दिया था और उसी दिन आर्यवीर ने उससे खुलकर दुश्मनी का ऐलान कर दिया था। तब से दोनों हर वक्त एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे रहते थे। राजदीप साहब अपनी बेटी से बेहद प्यार करते थे और उसकी छोटी मोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देते थे, लेकिन विक्रम रायजादा लालची स्वभाव का इंसान था और उसकी नजर राजदीप जी की दौलत और बिजनेस पर टिकी हुई थी। फिर जब अचानक राजदीप जी का निधन हो गया तो उसने चालाकी से उनकी सारी जायदाद और बिजनेस अपने नाम करवा लिया और बाद में सब कुछ आर्यवीर के हवाले कर दिया। जब आराध्या को इस बारे में पता चला तो वह गुस्से से बेकाबू हो गई। उसे ये बिल्कुल मंजूर नहीं था कि उसके पिता की मेहनत पर कोई और हक जमाए। उसने ठान लिया कि वह किसी भी तरह अपनी जायदाद वापस लेकर रहेगी। काफी सोचने के बाद उसे एक ही रास्ता नजर आया, अगर उसकी शादी आर्यवीर से हो जाए तो वह आसानी से अपना हक वापस पा सकती है। यही सोचकर एक दिन वह बिना डरे सीधे आर्यवीर के घर पहुंच गई, जहां उस समय पूरा परिवार इकट्ठा था। विक्रम जी अपनी शादी की 30वीं सालगिरह मना रहे थे, इसलिए सभी रिश्तेदार भी मौजूद थे। सबके सामने आराध्या ने अचानक अपने सर पर पिस्टल रख ली और आर्यवीर को धमकी दी कि अगर उसने इसी वक्त उससे शादी नहीं की तो वह अपनी जान ले लेगी। उसकी इस हरकत से वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए और आर्यवीर भी कुछ पल के लिए पूरी तरह सन्न रह गया।
उसने कभी अपने वहम में भी नहीं सोचा था कि ये लड़की इस तरह की हरकत करेगी। उन्हीं दिनों उसका अपनी गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप हो चुका था, क्योंकि उसने उसे किसी और के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया था। वह उसके दिल से पूरी तरह उतर चुकी थी और आर्यवीर रायजादा के साथ एक बात तय थी, जो एक बार उसके दिल से उतर जाए वह दोबारा कभी उसमें जगह नहीं बना सकता था। आराध्या की इस हरकत से विक्रम जी बहुत घबरा गए थे और घर के बाकी लोग भी डर गए थे। हालात ऐसे बन गए कि उन्होंने आर्यवीर को उससे शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। सच तो ये था कि आराध्या सबको बहुत प्यारी थी। वह बचपन से ही अपने घर से ज्यादा इसी परिवार के साथ पली बड़ी थी और सबसे ज्यादा लाडली तो वह दादाजी की थी। दादाजी ने तुरंत उसे समझाने की कोशिश की, बेटा ये क्या कर रही हो? अगर तुम्हें आर्यवीर पसंद है तो सीधे मुझे बताती, मैं तुम्हारी शादी उससे करवा देता। ये सब करने की क्या जरूरत है? ये पिस्तौल हटाओ, ये बहुत खतरनाक है, तुम्हें चोट लग जाएगी। लेकिन आराध्या अपनी जिद पर अड़ी रही। नहीं दादाजी, जब तक आर्यवीर शादी के लिए हाँ नहीं करेगा मैं ये पिस्तौल नहीं हटाऊंगी। आखिरकार दादाजी ने आर्यवीर की तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, आर्यवीर बोलो, तुम आराध्या से शादी करोगे? दादाजी के कहने पर आर्यवीर ने सिर हिलाकर हाँ कर दी। हालांकि वह अभी भी सदमे में था। शादी से पहले आर्यवीर ने कुछ शर्तें रखी और आराध्या से एक स्टाम्प पेपर पर साइन करवाए। आराध्या ने ऊपर ऊपर की कुछ शर्तें पढ़ी और उन्हें ठीक समझकर साइन कर दिए, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती ये रही कि उसने आखिरी शर्त नहीं पढ़ी, जिसमें लिखा था कि वह 10 साल से पहले आर्यवीर से तलाक नहीं ले सकती। शादी के बाद उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी किस तरह जायदाद के कागजों पर आर्यवीर के साइन करवाए जाएं। इसके लिए उसने एक प्लान तो बना लिया था, लेकिन वह थोड़ा जोखिम भरा था। शादी के तुरंत बाद ही आर्यवीर ने विदाई का ऐलान कर दिया, जिससे आराध्या घबरा गई। उसका इरादा था कि पहले शादी कर ले और फिर घर वालों को मना ले कि वह कुछ महीनों तक विदाई नहीं चाहती, लेकिन सब कुछ अचानक हो गया। उसने दादाजी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा, मगर उन्होंने कंधे उचकाकर जैसे इशारा कर दिया कि अब जो हो रहा है वो उसी की जिद का नतीजा है। फिर उसने आर्यवीर की तरफ देखा, जो उसे अजीब सी नजरों से घूर रहा था। जब वह कमरे की ओर बढ़ी तो आर्यवीर उसके करीब झुककर धीमे स्वर में बोला, अपने आप को मानसिक रूप से तैयार कर लेना डियर वाइफ, और मेरे आने से पहले ये सारा श्रृंगार मत उतारना, मैं खुद अपने हाथों से सब कुछ उतारूंगा। उसके गालों को उंगलियों से हल्के से छूते हुए वह वहां से चला गया। पीछे आराध्या गुस्से से पैर पटकती रह गई और बड़बड़ाने लगी, शैतान, जालिम, खड़ूस इंसान, समझता क्या है खुद को? अगर मैंने इसे खुद को छूने भी दिया तो मेरा नाम भी आराध्या नहीं। इसके बाद उसने अपने प्लान के उस हिस्से पर काम शुरू किया जिसके बारे में उसने पहले कभी सोचा भी नहीं था। आराध्या का एक दोस्त था जो पुलिस में था। उसने उसी को कॉल करके पूरी कहानी विस्तार से बता दी और साथ ही कबीर से कहा कि आर्यवीर पर हैरासमेंट का केस दर्ज करवा दे। उस वक्त आर्यवीर अपने दोस्त के पापा से मिलने अस्पताल जा रहा था। वह अपने ख्यालों में उलझा हुआ था। तभी अचानक पुलिस की गाड़ी उसके सामने आकर रुक गई। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यकीन हो गया था कि इसके पीछे आराध्या का ही हाथ है। उसके चेहरे पर सख्ती आ गई और उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह हर हाल में उससे बदला लेकर रहेगा। पुलिस वालों से किसी तरह छुटकारा पाने और अपने बाकी काम निपटाने के बाद वह घर लौटा। घर आकर उसने देखा कि आराध्या अपने कमरे में अपने रोज के कामों में लगी हुई है और मन ही मन खुश हो रही है। उसे उससे कुछ देर की राहत मिल गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह फिर से उसके सामने आने वाला है। जैसे ही आर्यवीर कमरे में दाखिल हुआ, माहौल अचानक बदल गया। आराध्या ने उसकी आहट सुनी और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह घबराकर पीछे हटने लगी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आर्यवीर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी मौजूदगी जैसे पूरे कमरे पर छा गई थी। आराध्या ने अपने दोनों हाथ अपने सीने के सामने मजबूती से रखे और उसे
खुद से दूर करने की कोशिश की। उसकी सांसें तेज हो गई थी, चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। जैसे ही आर्यवीर उसके करीब झुका, उसने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। ये उसका साफ इनकार था, लेकिन आर्यवीर को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए और उसे अपनी पकड़ में ले लिया। आराध्या छूटने की कोशिश करती रही, लेकिन उसकी ताकत कम पड़ रही थी। वह बेचैनी से हिलती रही, खुद को आजाद कराने की हर कोशिश करती रही, मगर आर्यवीर अपनी जगह पर अड़िग रहा। कुछ पल बाद वह थोड़ा पीछे हटा, जैसे उसकी हालत को देखने के लिए। आराध्या ने गुस्से और नफरत से उसे घूरते हुए कहा, तुम बहुत बदतमीज इंसान हो। उसकी आवाज कांप रही थी, जिसमें डर और गुस्सा दोनों शामिल थे। लेकिन आर्यवीर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह उसकी हालत देखकर हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, अभी तुमने मेरी बेइज्जती देखी ही कहाँ है, माय डियर वाइफ। उसके शब्दों में तंज साफ था। आराध्या ने फिर उसे रोकने की कोशिश की। देखो, मेरे साथ बदतमीजी मत करो। इस बार उसकी आवाज में थोड़ी विनती भी थी। आर्यवीर ने शांत लहजे में कहा, यह बदतमीजी नहीं है, ये मेरा हक है, और जो तुमने किया है उसके बाद तो मुझे अपना हिसाब लेना ही होगा। आराध्या अब गुस्से में भर गई थी। उसने तड़क कर कहा, तुम्हारे पास आने से अच्छा है कि मैं इस खिड़की से कूद जाऊं। ये सुनकर आर्यवीर ने बिना किसी घबराहट के जवाब दिया, ठीक है, जाओ, कूद जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 5 सेकंड है। अगर नहीं कूदी तो तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। वह बिल्कुल शांत था, जैसे उसे पहले से पता हो कि वह ऐसा नहीं करेगी। वह उसके बालों की एक लट को उंगलियों में घुमाते हुए हल्का सा खींचने लगा। आराध्या उसके चेहरे की तरफ शिकायती नजरों से देखने लगी। आर्यवीर के बच्चे, तुम बस सब्र करो, तुम देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ, उसने गुस्से में कहा। इस पर आर्यवीर हल्का सा मुस्कुराया और बोला, आर्यवीर के बच्चे तो तब होंगे मेरी जान जब तुम मुझे कुछ करने की इजाजत दोगी। उधर तुम मुझे पास भी नहीं आने दे रही और उधर मुझसे बच्चों की बात कर रही हो, ये तो नाइंसाफी है ना। वह आराम से बात करता रहा और इसी बीच बातों बातों में उसकी शर्ट के सारे बटन खोल चुका था। जैसे ही उसने आराध्या के कंधे से शर्ट हटाई, आराध्या घबरा गई और तुरंत अपने दोनों हाथ सीने पर रखकर खुद को ढकने लगी। वह खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर आर्यवीर हल्के से मुस्कुरा दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की सच में बहादुर है या फिर अंदर से काफी शर्मीली और डरपोक। हाथ हटाओ अपने, आर्यवीर ने हल्का सा सख्त लहजा बनाते हुए कहा। आराध्या ने झुंझलाकर जवाब दिया, जाकर अपना मुंह धो लो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाने वाली। आर्यवीर ने कहा, ठीक है, फिर मैं खुद ही देख लेता हूँ, और उसके दोनों हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ कर दिए, जिससे वह खुद को ढक नहीं पाई। वह बस उसे देखता रहा, जैसे उसे उसकी हालत समझने में दिलचस्पी हो। आराध्या और ज्यादा असहज हो गई, जबकि आर्यवीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान बनी रही, जैसे वह उसके हर रिएक्शन को गौर से देख रहा हो। होठों का कोना हल्का सा दबाते हुए आर्यवीर ने उस सामने के दृश्य को जैसे अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहा। उसकी नजरों में एक अजीब सा ठहराव था, जैसे वह उस पल को महसूस करना चाहता हो। दूसरी तरफ शर्म और बेबसी से घिरी आराध्या ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। वह इस वक्त जिस हालत में उसके सामने खड़ी थी, उससे उसका दिल और तेज धड़कने लगा था। उसकी सांसें बेकाबू हो रही थी, सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था और हर धड़कन के साथ उसकी घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था जैसे वह इस पल में खुद को खो रही है, जैसे उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। आर्यवीर की नजरें धीरे धीरे उसके चेहरे पर घूमती हुई नीचे तक आई और फिर आकर उसके गुलाबी कांपते हुए होठों पर टिक गई। उन होठों की हल्की थरथराहट जैसे उसे अपनी तरफ खींच रही थी। वह कुछ पल यूं ही उसे देखता रहा, जैसे खुद को रोकने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन आखिरकार वह खुद पर काबू नहीं रख पाया। वह एक बार फिर उसकी तरफ झुक गया। इस बार उसकी पकड़ पहले जितनी सख्त नहीं थी, बल्कि उसमें थोड़ी नरमी आ गई थी, जैसे उसके अंदर का उबाल कुछ पल के लिए शांत हो गया हो।
उसने इस बार आराध्या की टांगों को भी ढीला छोड़ दिया, जैसे उसे अब ज्यादा काबू में रखने की जरूरत ना हो। लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। आराध्या, जो अब तक डर और घबराहट में जकड़ी हुई थी, अचानक उसे मौका मिल गया। उसकी बंद आंखों के पीछे चल रही उथल पुथल अब धीरे धीरे हिम्मत में बदल रही थी। अगले ही पल बिना एक सेकंड गवाए उसने तेजी से अपना घुटना उठाया और पूरी ताकत से आर्यवीर के पेट पर दे मारा। वार इतना अचानक और जोरदार था कि आर्यवीर संभल ही नहीं पाया। उसके मुंह से दर्द भरी करार निकली और वह तुरंत पीछे की तरफ हट गया। उसका चेहरा सुंगड़ गया था और वह कुछ पल के लिए वहीं ठिठक गया, जैसे उसे समझ ही नहीं आया कि अभी क्या हुआ। उधर आराध्या की सांसें अब भी तेज चल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर पहले जैसा डर नहीं था। उसका दिमाग धीरे धीरे सामान्य होने लगा था। घबराहट की जगह अब होश वापस लौट रहा था। उसे अचानक एक बात याद आई, वह सिर्फ डरने वाली लड़की नहीं है, बल्कि वह खुद को संभालना भी जानती है। उसे याद आया कि वह कराटे जानती है। आर्यवीर गुस्से में बोला, बदतमीज लड़की, ये क्या है? थोड़ी तो शर्म करो। अपने पति पर हाथ उठाने वाली औरतें सीधा नरक में जाती हैं। आराध्या भी चिल्लाकर बोली, मैं तुम्हें अपना पति मानती ही नहीं हूँ। तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? हमारे पास शादी का पक्का सबूत है, जिस पर तुम खुद साइन कर चुकी हो। ज्यादा चालाकी दिखाने या जुबान चलाने की कोशिश की तो मैं बहुत बुरा बर्ताव करूंगा। चलो अब इधर आओ। आर्यवीर ने उसे जैसे बच्चे की तरह पुचकारते हुए कहा। हाँ, ताकि तुम अपना मतलब पूरा कर सको। आराध्या ने तंज कसा। यार, तुम बहुत ज्यादा शक करती हो। मैं तो बस तुम्हारी बच्चों वाली ख्वाहिश पूरी कर रहा था। आर्यवीर ने हल्के शरारती अंदाज में कहा, मुझे तुमसे कोई बच्चे नहीं चाहिए और तुम भी दूर ही रहो। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। मेरे पास मत आना, वरना मुक्के मार मार कर तुम्हारी पकोड़े जैसी नाक को समोसा बना दूंगी। आराध्या गुस्से में बोली। आर्यवीर ने तुरंत अपनी नाक पर हाथ रख लिया। अपनी लंबी ऊंची नाक की ऐसी तुलना सुनकर वह पल भर के लिए सच में चौंक गया। फिर उसने बात बदलने के लिए कहा, पहले अपनी शर्ट तो ठीक कर लो, सब कुछ दिख रहा है। आराध्या तुरंत अपने बटन बंद करने लगी, लेकिन तभी आर्यवीर तेजी से उसके पास पहुंचा और एक झटके में उसे फिर अपने काबू में कर लिया। उसने उसके हाथों को फिर से कसकर पकड़ लिया। ये चीटिंग है। आराध्या चिल्लाई, मेरी जान, प्यार और जंग में सब जायज होता है। आर्यवीर ने धीमे लेकिन दबाव भरे लहजे में कहा और उसके करीब आने लगा। आराध्या छूटने की कोशिश में तड़प रही थी, जबकि आर्यवीर उसकी बेचैनी को नजरअंदाज करता जा रहा था। अभी थोड़ी देर पहले तो तुम खुद मेरे पास आने को तैयार थी और अब अचानक इतना बदल गई। आर्यवीर ने उसकी गर्दन के पास उंगलियां फेरते हुए कहा, जिससे वह फिर बेचैन हो उठी। मैंने वो सब इसलिए किया था कि आराध्या बोलते बोलते रुक गई। मुझे पता है तुमने ऐसा क्यों किया, अपने पापा की जायदाद वापस लेने के लिए। आर्यवीर ने उसकी बात पूरी कर दी। अगर तुम पहले ही मुझसे कह देती तो मैं बिना इतना तमाशा किए तुम्हारा हिस्सा तुम्हें दे देता, लेकिन अब तुमने खुद को मुश्किल में डाल दिया है। अब तुम मुझसे इतनी आसानी से छुटकारा नहीं पा सकती। उसकी बात सुनकर आराध्या का दिल बैठ गया। मैं कल ही कोर्ट जाकर तुमसे तलाक ले लूंगी, उसने हिम्मत जुटाकर कहा। यह सुनकर आर्यवीर जोर से हंसा। तुम भूल रही हो, तुमने खुद स्टाम्प पेपर पर साइन किया है। अगले 10 साल तक तुम मुझसे तलाक नहीं ले सकती। ये सुनते ही आराध्या जैसे जड़ हो गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि उसने क्या सुन लिया। वही आर्यवीर अब भी उसके करीब था, जैसे उसे परेशान करना उसका मकसद हो। तभी अचानक आर्यवीर का फोन बजा। वह झुंझलाकर पीछे हटा और इस मौके का फायदा उठाकर आराध्या जल्दी से उससे दूर हुई। उसने फटाफट अपनी शर्ट ठीक की और भागकर वॉशरूम में चली गई। आईने के सामने खड़े होकर वह गहरी गहरी सांसें लेने लगी। खुद को संभालने की कोशिश करते हुए बुदबुदाई, हे भगवान, ये कैसा इंसान है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, जैसे जहर हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। इससे शादी करने से अच्छा कोई और रास्ता सोच लेती। पापा सही कहते थे, मैं सच में बहुत भावुक और बेवकूफ़ हूँ। उधर आर्यवीर फोन लेकर बालकोनी में आ गया। उसने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से किसी लड़की के रोने की आवाज़ आई।
वह आवाज उसके लिए अनजानी नहीं थी। उसका दिल एक पल को तेज धड़क उठा। उसने होठ भींचे और एक नज़र वॉशरूम के बंद दरवाजे पर डाली, फिर ठंडे लहजे में बोला, अब क्या प्रॉब्लम है? क्यों कॉल किया है तुमने? आर्यवीर, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। दूसरी तरफ से रोती हुई आवाज आई, बकवास। आर्यवीर ने छोटा सा जवाब दिया, लेकिन उसके लहजे में ठंडापन साफ था। नहीं आर्यवीर, मैं कसम खाकर कहती हूँ, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। तुम यकीन करो, मैं नहीं रह सकती। वह लगातार सिसकते हुए बोलती रही। वह कोई और नहीं बल्कि मायरा थी, उसकी पहली मोहब्बत, जिसे उसने अपनी आंखों से किसी और लड़के के साथ देखा था। वह मंजर आज भी उसकी यादों में ताजा था। कैसे वह उस लड़के के साथ चिपक कर बैठी थी और फिर उस लड़के ने आगे बढ़कर उसके गाल पर अपने होठ रख दिए थे। उस पल आर्यवीर का खून खोल उठा था, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया, कोई झगड़ा नहीं किया, बस खामोशी से उस रिश्ते को ख़त्म कर दिया। उसे लगा था कि वह उसे जल्दी भूल जाएगा और अगर वह दोबारा सामने भी आई तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आज उसकी रोती हुई आवाज़ सुनकर आर्यवीर को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके दिल पर वार कर रहा हो। उसका दिमाग एकदम उलझ गया था। कुछ पल यूं ही खामोशी में गुजर गए, जहां वह बस उसकी सिसकियां सुनता रहा, उस मोहब्बत की जिसे वह कुछ समय पहले ही पीछे छोड़ चुका था। अब तुम मुझसे क्या चाहती हो? थोड़ी देर बाद आर्यवीर की आवाज़ गूंजी, मैं बस चाहती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो, मुझे सिर्फ एक मौका दे दो। मैं तुम्हें साबित कर दूंगी कि मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। उस दिन तुमने जो देखा वो वैसा नहीं था जैसा दिख रहा था। मायरा ने तड़पते हुए कहा। आर्यवीर अजीब से अंदाज में हंसा, लेकिन उस हंसी में कड़वाहट थी। मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खाती मायरा। मैं उड़ती हुई चिड़िया के पर गिन सकता हूँ और मैं काफी समय से महसूस कर रहा था कि तुम्हारे रंग ढंग बदल गए हैं, लेकिन मैंने उसे अपना वहम समझकर तुम्हें मौका दिया। अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई गुंजाइश नहीं बची। ये कहकर उसने गुस्से में कॉल काट दी। जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसने देखा कि आराध्या वहीं पास दीवार से टेक लगाकर खड़ी थी और उसे बड़ी दिलचस्प नजरों से देख रही थी। यहाँ क्या कर रही हो तुम? कम से कम तुम्हें इतना तो पता होना चाहिए कि किसी की बातें छुपकर नहीं सुनी जाती। ये गलत है, आर्यवीर ने चिढ़कर कहा। आराध्या ने उसके सवाल का जवाब देने की बजाय सीधा पूछा, ये वही लड़की है ना जिससे तुम मोहब्बत करते हो? अपने काम से काम रखो। मुझे अपने मामलों में दखल देने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, आर्यवीर ने सख्ती से कहा। आराध्या ने गहरी सांस ली और थोड़े भारी लहजे में बोली, देखो, अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो और उससे कोई गलती हो गई है तो तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। कभी कभी इंसान जज्बातों में ऐसे फैसले ले लेता है जिसका पछतावा उसे पूरी जिंदगी होता है। और अभी मुझे ही देख लो, मैंने भी एक गलत फैसला लेकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं बल्कि कुल्हाड़ा मार लिया है। उसकी आवाज में पछतावा साफ झलक रहा था। उसकी बात का मतलब समझते हुए आर्यवीर ने अपने होठ भींच लिए। अगर मैंने उसे मौका दे दिया तो तुम्हें मेरी जिंदगी से निकलना होगा, आर्यवीर ने गहरी नजरों से उसे देखते हुए कहा। आराध्या ने ठंडी सांस ली और बोली, मिस्टर आर्यवीर रायजादा, आपको क्या लगता है कि मैं सारी जिंदगी आपके सर पर बैठने के लिए आपकी जिंदगी में आई हूँ? मैं तो वैसे भी यहाँ से निकलना चाहती हूँ। बस एक बार पापा की जायदाद मेरे नाम हो जाए। फिर हल्का सा तंज मारते हुए बोली, वैसे अगर चाहो तो मुझसे मशवरा ले सकते हो, मैं ऐसे मामलों में बहुत अच्छी सलाह देती हूँ। आर्यवीर ने झुंझलाकर जवाब दिया, अगर तुम्हें इन मामलों की इतनी समझ होती तो आज तक तुमने इतने लोगों के सर ना फोड़े होते। मुझसे बात ही मत करो। ये कहता हुआ वह गुस्से में कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद आराध्या दिल फरेब अंदाज में हल्के से मुस्कुराई। शुक्र है जान छूटी इससे, वो धीमे से बड़बड़ाई। लेकिन आर्यवीर के जाने के बाद भी उसके वजूद पर आर्यवीर के स्पर्श का एहसास बाकी था। थोड़ी देर पहले के पल जैसे ही उसकी यादों में उभरे, उसका दिल अजीब सी हलचल से भर गया। उसने झुंझलाकर खुद से कहा, बदतमीज इंसान, और फिर थकी हुई हालत में बिस्तर पर जाकर लेट गई। आज का दिन उसके लिए बहुत थकाने वाला था।
और देखते ही देखते वह गहरी नींद में चली गई। सुबह वह गहरी नींद में थी कि अचानक किसी ने उसके कंबल को जोर से खींच लिया। वह खुद भी कंबल में उलझी हुई थी, इसलिए कंबल के साथ ही सीधे बेड से नीचे जा गिरी। उसका सिर जोर से फर्श से टकराया और वह कुछ पल के लिए सिर पकड़कर वहीं बैठी रह गई। उधर आर्यवीर, जिसने ये सब किया था, बिल्कुल ऐसे खड़ा था जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। वह आराध्या से ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर अपने बाल सेट करने लगा। आराध्या ने दर्द और गुस्से में दांत भींचते हुए कहा, ये क्या बदतमीजी है आर्यवीर, मुझे जमीन पर क्यों फेंका तुमने? आर्यवीर ने नाराजगी दिखाते हुए कहा, देखो मैं तुम्हारी इन आदतों से तंग आ चुका हूँ। बिना सबूत के इल्जाम लगाना बंद करो। मैं यहाँ अपने बाल बना रहा हूँ, मुझे क्या पता तुम कैसे गिर गई। वह पूरी मासूमियत से अनजान बनने की एक्टिंग कर रहा था। आराध्या ने तिरछी नजरों से उसे देखा और कहा, तुम्हारी एक्टिंग बहुत खराब है मिस्टर आर्यवीर रायजादा, बिल्कुल तुम्हारी लव स्टोरी की तरह। ये सुनकर आर्यवीर के हाथ एक पल के लिए रुक गए, लेकिन अगले ही पल वह हल्के से मुस्कुराया और बोला, लव स्टोरी की टेंशन मत लो, वो तो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। वक्त के साथ तुम्हें भी समझ आ जाएगा। अभी तो अच्छी बीवी की तरह मेरे साथ चलो और किचन में मेरे लिए आलू के परांठे बनाओ। दादाजी से सुना है तुम्हारे हाथ में बहुत स्वाद है। ओह हेलो, अपना मुंह बंद रखो, मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है। आराध्या ने बेपरवाही से सिर झटकते हुए जवाब दिया। अगले ही पल आर्यवीर पीछे की तरफ चलते हुए उसके करीब आया और उसका हाथ पकड़कर उसे घुमाते हुए अपनी गोद में बिठा लिया। अचानक बदले इस हालात में आराध्या चौंक गई। वह उसकी जांघों में बैठी थी और खुद को संभालने के लिए उसके कंधों को पकड़कर गिरने से बचने की कोशिश कर रही थी। उनकी नजरें एक पल के लिए मिली, लेकिन आराध्या ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। इन सब का क्या मतलब है? दूर हटो मुझसे। वह झुंझलाते हुए उठने लगी, लेकिन आर्यवीर ने फिर से उसे अपनी पकड़ में ले लिया और इस बार उसे अपनी तरफ घुमा लिया। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था? आर्यवीर ने अचानक पूछा। आराध्या ने मासूमियत से सिर हिला दिया, नहीं, मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती थी और ना ही मुझे किसी से रिश्ता बनाने में दिलचस्पी थी। मुझे तो तुमसे भी शादी नहीं करनी थी। हाँ, मुझे पता है, तुमने ये शादी अपने बाप की जायदाद के लिए की है। आर्यवीर ने उसकी बात उसी को सुनाते हुए कहा। आराध्या उसे गुस्से से घूरने लगी। आर्यवीर एक बार फिर उसके करीब आने लगा, जैसे उसकी मौजूदगी में खो रहा हो। उसकी हरकतें उसे और बेचैन कर रही थी। जैसे ही उसने उसे और करीब खींचने की कोशिश की, आराध्या तुरंत उससे दूर हट गई। हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है मिस्टर आर्यवीर, ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो। तुम किसी और से प्यार करते हो और मुझे पता है कि तुम उसी से शादी करोगे, इसलिए मेरे साथ खेलना बंद करो। वह गुस्से से बोली। उसका चेहरा लाल हो चुका था। आर्यवीर ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, क्या तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड से जलन हो रही है? जलन? मेरी जूती। आराध्या ने तुनक कर कहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसके साथ हो, चाहो तो पूरी दुनिया से रिश्ता बना लो, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे बस अपनी जायदाद से मतलब है। ये सुनकर आर्यवीर अजीब से अंदाज में हंसता हुआ बेड पर जाकर लेट गया। फिर करवट लेकर अपने बाजू पर सिर टिकाए शरारती नजरों से आराध्या को देखते हुए बोला, और वह सब तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मेरी सेवा करोगी। एक अच्छी पत्नी बनने के लिए तैयार हो जाओ। अगले 1 महीने तक अगर तुमने मेरी सारी बातें मानी तो मैं बिना कुछ कहे इन कागजों पर साइन करके सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा और वादा करता हूँ तुम्हारे करीब भी नहीं आऊंगा। आराध्या उसे गुस्से से ऐसे घूर रही थी जैसे अभी उसका गला दबा देगी। वह उसके लिए सच में एक मुसीबत बन चुका था। इस तरह से घूरना बंद करो लड़की, वरना मेरा इरादा बदल जाएगा। आर्यवीर ने चेतावनी भरे लहजे में कहा, और एक बात और, मैं मर्द हूँ और तुम पर मेरा पूरा हक है। मुझे बहकने में ज्यादा देर नहीं लगती, इसलिए मेरे सामने ढंग के कपड़े पहना करो। ये आधे अधूरे कपड़ों में मेरे सामने मत आया करो। ये सुनकर आराध्या ने तुरंत अपने सीने पर हाथ रखा और जल्दी से ड्रेसिंग रूम की तरफ भाग गई। उसके जाते ही आर्यवीर जोर से हंस पड़ा। थोड़ी देर बाद वह उसे अपने साथ किचन में ले आया और बोला, चलो अब जल्दी से आलू के परांठे बनाओ। आराध्या मन ही मन झुंझलाते हुए बुदबुदाई,
दिल तो करता है तुम्हारे लिए जहर के परांठे बनाऊं और सर्व करने से पहले खुद भी 2-3 निवाले खा लूं, ताकि हम दोनों साथ में स्वर्ग पहुंच जाएं। वहां जाकर क्रिकेट टीम बना लेंगे, क्योंकि यहाँ तो तुम मुझे चैन से बैठने भी नहीं देती। बाहर लॉन्च में बैठे दादाजी उनकी नोक-झोंक देखकर मुस्कुरा रहे थे। विक्रम जी अब अपना बिजनेस दूसरे शहर में संभाल रहे थे। यहाँ की जिम्मेदारी आर्यवीर के पास थी। आर्यवीर बड़े मजे लेकर आलू के परोंठे खा रहा था, लेकिन उसने एक बार भी आराध्या की तारीफ नहीं की। ये बात आराध्या को और चिढ़ा गई। वह गुस्से में किचन से बाहर निकली और मन ही मन खुद से सवाल करने लगी, आखिर क्यों वह उसकी तारीफ का इंतजार कर रही थी। उसका कॉलेज खत्म हो चुका था। उसने 2-3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था और एक में उसका एडमिशन भी हो गया था। कुछ औपचारिकताएं बाकी थी, जिन्हें पूरा करने के लिए वह दादाजी से इजाज़त लेकर यूनिवर्सिटी चली गई। लेकिन वहां भी उसका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा था। बार बार उसका ध्यान आर्यवीर की तरफ चला जाता। रात के वो पल उसे बार बार याद आ रहे थे और उसे लगने लगा था कि वह ज़्यादा दिनों तक खुद को उससे दूर नहीं रख पाएगी। नहीं, मुझे जल्दी कुछ करना होगा, उसने मन ही मन सोचा। आर्यवीर ने उसे 1 महीने का समय दिया था और अगर इस दौरान वह खुद पर काबू रखता तो ये समय उसके लिए बहुत मायने रखता था। उसकी दोस्त कियारा भी उसके बदले हुए व्यवहार को महसूस कर रही थी। उसने पूछा भी, लेकिन आराध्या ने बात टाल दी। छुट्टी के समय जब वह बाहर निकली तो सामने आर्यवीर गाड़ी के पास खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। आराध्या को देखते ही वह सीधा हो गया। आराध्या के साथ कियारा भी थी और वह आर्यवीर को देखकर काफी प्रभावित लग रही थी। उसने धीरे से आराध्या के कान में उसकी तारीफ की। जब कियारा ने उसके बारे में पूछा तो आराध्या ने रूखे अंदाज में कहा, हमारा ड्राइवर है। कियारा का मुंह खुला का खुला रह गया। यार मजाक मत करो, इतना हैंडसम इंसान ड्राइवर कैसे हो सकता है। आराध्या ने बेपरवाही से कहा, मैं मजाक क्यों करूंगी, दिखने में अच्छा है, लेकिन बेचारा बहुत गरीब और मजबूर है। दादाजी तो उसे काम से निकालने का भी सोच रहे हैं। तुम्हें पता ही है हमारे घर में वैसे भी कितने ड्राइवर हैं। कियारा तुरंत बोली, अगर तुम लोग इसे निकाल रहे हो तो मैं इसे अपने घर रख लूंगी। वैसे भी मुझे रोज यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए ड्राइवर की ज़रूरत है। ये सुनकर आराध्या अपनी मुस्कान दबाने लगी। वो दोनों आर्यवीर के पास जाकर रुक गई, जो अब तक उन्हें शक भरी नज़रों से देख रहा था। उसे अंदाजा हो गया था कि आराध्या के दिमाग में फिर से कोई खुराफात चल रही है। आराध्या ने जल्दी से कहा, आर्यवीर, मेरी दोस्त को तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, तुम इसकी बात सुन लो। तब तक मैं गाड़ी में बैठकर तुम्हारा इंतजार करती हूँ, और प्लीज़ ज़्यादा टाइम मत लगाना। इतना कहकर वह गाड़ी की पिछली सीट पे जाकर आराम से बैठ गई और आंखें बंद कर ली। इधर आर्यवीर सावलिया नज़रों से कियारा को देख रहा था, जो ज़रूरत से ज़्यादा शर्माने की एक्टिंग कर रही थी। आर्यवीर ने हल्के चिढ़े हुए लहजे में कहा, मैडम, अगर आप शर्माने से ज़्यादा मुंह से कुछ बोलेंगी तो हम दोनों का टाइम बचेगा। कियारा को उसकी बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन सामने खड़ा इंसान इतना हैंडसम था कि वह अपनी झिझक भूल गई। वो, आर्यवीर जी, मुझे आपके बारे में पता चला, सच में बहुत दुख हुआ। मैं आपके दर्द को समझ सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आपके साथ रहूँ। ये सब नहीं होना चाहिए था, उसने सहानुभूति भरे अंदाज में कहा। आर्यवीर ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह किस बारे में बात कर रही है। उसके दिमाग में तुरंत आराध्या का ख्याल आया, कहीं उसने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं बता दिया। ये सोचकर वह अंदर ही अंदर झुंझला गया। मैडम, अगर आप सीधा सीधा बोलेंगी तो मुझे भी समझ आएगा कि आप कहना क्या चाहती हैं। आर्यवीर ने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा। कियारा ने हिम्मत जुटाई और बोली, वो, मैं आपसे कह रही थी कि आप मेरे घर ड्राइवर की नौकरी क्यों नहीं कर लेते। मुझे एक ड्राइवर चाहिए जो आपकी तरह चार्मिंग हो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही आर्यवीर ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। आप होश में तो हैं? आपको पता भी है आप क्या बोल रही हैं? मैं आपको किस एंगल से ड्राइवर लगता हूँ? कियारा ने जल्दी से कहा। अरे, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं जानती हूँ आप ड्राइवर नहीं लगते, लेकिन शायद इसी बात ने आपको अंदर से तोड़ दिया है। मैं वादा करती हूँ कि मैं आपका सारा दर्द दूर कर दूंगी। ओह हेलो मैडम,
पहले जाकर अपना इलाज करवाओ, लगता है दिमाग की जगह कुछ और भरा हुआ है। आर्यवीर झुंझलाकर बोला। वह इतना परेशान हो चुका था कि बस किसी तरह खुद को संभाल रहा था। कियारा को अब समझ आ गया कि उसके साथ मजाक हुआ है। तभी एक और लड़की वहां आई और उत्साह से बोली, अरे ये तो वही है ना मिस्टर आर्यवीर रायजादा, जो टीवी के मशहूर शो में भी आ चुके हैं। आर्यवीर ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अंदर बैठी आराध्या को बाहर खड़े लोगों की हंसी और मुस्कान किसी जहर से कम नहीं लग रही थी। उसका गुस्सा इतना बढ़ चुका था कि उसने अपनी मुट्ठियां जोर से भींच ली, लेकिन हालात ऐसे थे कि वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी और बस चुपचाप बैठी रही। कियारा भी शर्मिंदगी में एक तरफ खिसक गई थी और थोड़ी ही देर में आर्यवीर के आसपास लड़कियों की भीड़ लग गई। वह पूरे आराम से सबको ऑटोग्राफ देता रहा और फिर जब फ्री हुआ तो गाड़ी में आकर बैठ गया। बैठते ही उसने फ्रंट मिरर ठीक किया और उसकी नज़र सीधे आराध्या के नाराज और फूले हुए चेहरे पर टिक गई, जो गुस्से में भी उसे बेहद प्यारा लग रहा था। माहौल को और चिढ़ाने के लिए उसने ऊंची आवाज में गाना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर आराध्या और भड़क गई और दांत पीसते हुए बोली कि अपनी बेसुरी आवाज बंद करें, क्योंकि उसका सिर पहले ही दर्द कर रहा है। लेकिन आर्यवीर ने उसकी बात अनसुनी करते हुए गाड़ी में तेज आवाज में गाना चला दिया, जिससे वह और गुस्से में दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गई। उसे अब साफ समझ आ चुका था कि हर बार वह आर्यवीर को नीचा दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में खुद ही मजाक बन जाती है। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि गाड़ी घर की तरफ नहीं जा रही, तो वह घबरा गई और तुरंत पूछ बैठी कि वे कहाँ जा रहे हैं। ये रास्ता तो घर की तरफ नहीं है। आर्यवीर ने उसे 2 मिनट चुप रहने को कहा और फिर मजाक उड़ाते हुए बोला कि वह उसे किडनैप नहीं कर रहा, क्योंकि उसका टेस्ट इतना भी खराब नहीं है। फिर उसने गंभीर होकर पूछा कि उसकी यूनिवर्सिटी 2 हफ्ते बाद शुरू हो रही है ना। आराध्या ने घबराते हुए हाँ में सिर हिलाया, तो उसने साफ शब्दों में कह दिया कि अगले 2 हफ्तों तक वह उसके साथ मंसूरी वाले बंगले में रहेगी, उसके सारे काम करेगी, खाना बनाना, सफाई करना, सब कुछ, और इन्हीं 2 हफ्तों में तय होगा कि वह जायदाद के लायक है या नहीं। ये सुनकर आराध्या के मन में डर और गुस्सा दोनों भर गए। उसे लगा जैसे उसकी आने वाली जिंदगी खत्म हो गई हो। वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि आर्यवीर हर वक्त उस पर नजर रखे हुए था। लंबे सफर के बाद वे एक बड़े और खूबसूरत बंगले के सामने पहुंचे, जहां चारों तरफ बर्फ जमी थी और डूबते सूरज का नजारा बहुत ही शांत और मनमोहक था। आराध्या कुछ पल वहीं खड़ी उस नजारे को देखती रही, जबकि आर्यवीर उसकी बदलती भावनाओं को ध्यान से देख रहा था और मन ही मन सोच रहा था कि कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। तभी आराध्या ने उसे टोका तो वह संभल गया और मजाक में बोला कि वह उसे नज़र से बचाने के लिए साथ लाया है। इसके बाद वह अंदर चला गया और रात तक उससे घर की सफाई करवाता रहा, खुद बस फल की टोकरी लेकर उसके पीछे घूमता रहा, लेकिन एक छोटा सा काम भी नहीं किया। जब भी आराध्या थक कर बैठती, वह उसे जायदाद की याद दिलाकर फिर से काम में लगा देता। आखिरकार उसे थोड़ा तरस आया और उसने खाना बाहर से मंगवा लिया। आराध्या इतनी थक चुकी थी कि उसे नींद आ रही थी और वह बार बार लड़खड़ा रही थी। उसने उसे सोने जाने की इजाज़त दी और वह तुरंत कमरे की तरफ भागी, लेकिन गलती से आर्यवीर के कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद जब आर्यवीर अपना काम खत्म करके कमरे में आया तो वहां अंधेरा था। उसने लाइट चलाने की जरूरत नहीं समझी और सीधे बेड पर लेट गया। तभी अचानक एक तेज चीख सुनाई दी और उसके हाथ किसी नरम चीज से टकरा गए थे। आराध्या अचानक गहरी नींद से जागी तो उसने महसूस किया कि उसकी धड़कनों पर किसी के मजबूत हाथों की पकड़ है। वह एकदम से घबरा गई और ऐसे तड़पने लगी जैसे पानी से बाहर निकली मछली। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखों में अब भी नींद का खुमार साफ नजर आ रहा था। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और उस धुंधली रोशनी में भी सामने बैठी आराध्या का चेहरा इतना खूबसूरत लग रहा था कि आर्यवीर का दिल बेकाबू होकर तेजी से धड़कने लगा। वह खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी नजरें बार बार आराध्या पर ही टिक जा रही थी। दूसरी तरफ आराध्या अब भी यही
समझ रही थी कि वह अपने ही कमरे में है, इसलिए बेफिक्र होकर सो गई थी। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह गलती से आर्यवीर के कमरे में आ गई है। जैसे ही उसे होश आया, उसने खुद को संभालते हुए गुस्से में तेज आवाज में पूछा कि वह यहाँ क्या कर रहा है। लेकिन आर्यवीर ने उसी लहजे में जवाब देते हुए कहा कि वह सवाल तो उसे करना चाहिए कि वह उसके कमरे में क्या कर रही है। ये कहते हुए वह धीरे धीरे उसके करीब आने लगा। आराध्या ने घबराकर उससे दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन आर्यवीर ने तुरंत वह दूरी खत्म कर दी और उसे अपने करीब खींच लिया। अब वह पूरी तरह उसके सीने से लगी हुई थी। उसकी तेज धड़कनें साफ महसूस हो रही थी और उसके शरीर की गर्माहट ने माहौल को और भी बेचैन कर दिया था। आर्यवीर के अंदर की बेचैनी और जुनून अब और बढ़ने लगा था। वह खुद भी जानता था कि आराध्या की मासूमियत और खूबसूरती का असर बहुत गहरा है। ऐसा नशा जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं। वह एक पल के लिए इस एहसास में खो जाना चाहता था, लेकिन हर बार उसके किए हुए वादे उसे रोक लेते थे। इसी बीच आराध्या ने धीरे से उसके कानों में फुसफुसाते हुए उसे उसकी गर्लफ्रेंड की याद दिलाने की कोशिश की ताकि वह खुद को उससे दूर कर सके, लेकिन आर्यवीर ने उसके दोनों हाथ थाम लिए और उसे रोकते हुए कहा कि इस वक्त वह किसी और को नहीं जानता। उसे सिर्फ इतना पता है कि उसके सामने उसकी बीवी है और उस पर उसका पूरा हक है और वह उससे ये हक छीन नहीं सकती। ये कहते हुए उसने उसे और करीब खींच लिया और उसकी धड़कनों पर अपने होठ रख दिए। आराध्या ने अनजाने में उसके बालों को अपनी मुट्ठियों में कस लिया और एक अजीब सी हालत में धीमे धीमे सिसकने लगी। उसकी आवाज में उलझन, घबराहट और एक अनकहा एहसास मिला हुआ था, जिसे सुनकर आर्यवीर का खुद पर काबू और ढीला पड़ने लगा। उसकी भावनाएं और तेज हो गई। वह उस पल में और गहराई से खींचता चला गया, जबकि आराध्या अंदर ही अंदर इस सब से दूर जाना चाहती थी। उसका मन इस नजदीकी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन हालात ऐसे थे कि वह खुद को उससे अलग नहीं कर पा रही थी। आर्यवीर इसके बेहद करीब था और उसकी धड़कनों की हल्की हल्की गति को महसूस करते हुए जैसे उन एहसासों में खोता जा रहा था। ये स्पर्श आराध्या के लिए बिल्कुल नया और अनजाना था। वह चाहकर भी इसे समझ नहीं पा रही थी और शायद यही वजह थी कि उसका विरोध भी कमजोर पड़ता जा रहा था। उसकी जिंदगी में ये पहली बार था कि जब कोई इस तरह उसके इतने करीब आया था। पहली बार किसी ने उसके दिल की धड़कनों को इतनी गहराई से महसूस किया था और पहली बार उसे किसी के स्पर्श में एक अजीब सा सुकून और बेचैनी दोनों एक साथ महसूस हो रहे थे। आर्यवीर कुछ पल बाद उसके कंधे के पास झुक गया और अपने चेहरे को वहीं छुपाते हुए जैसे उस पल को और महसूस करने लगा। आराध्या बेचैनी में कभी अपना सर इधर उधर घुमाती तो कभी उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लेती, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो, लेकिन आर्यवीर ने उसकी हर कोशिश को हल्के में थाम लिया। अगले ही पल उसने अपनी शर्ट उतारकर एक तरफ फेंक दी और अब उसके सामने उसका आत्मविश्वास और उसकी मौजूदगी भी साफ नजर आ रही थी। ये देखकर आराध्या घबरा गई और अनजाने में उसने सूखे होठों के साथ एक गहरी सांस ली। उसकी नजरें कुछ पल के लिए उसी पर टिक गई और फिर उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसके सीने को छू लिया, जैसे खुद भी समझना चाहती हो कि ये एहसास क्या है। इस मासूम हरकत पर आर्यवीर के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से उसके होठों को अपने होठों में लिया, उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसाया और फिर उसके दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर थाम लिया। अब उसकी नजरें सीधी आराध्या की आंखों में थी, जहां डर, झिझक और अनजानी भावनाओं का सैलाब एक साथ उमड़ रहा था। आर्यवीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए धीरे से पूछा, वह इतना डर क्यों रही है? आराध्या की सांसें तेज चल रही थी और वह मुश्किल से खुद को संभालते हुए बोली कि वह ये सब नहीं चाहती। उसने उसे याद दिलाया कि उसने वादा किया था कि वह उसके करीब नहीं आएगा, सिर्फ 1 महीने तक उससे काम करवाएगा और फिर सारी जायदाद उसे दे देगा। लेकिन आर्यवीर ने उसकी बात को बीच में ही रोकते हुए उसके होठों पर हल्के से अपना अंगूठा फेरते हुए पूछा कि क्या सच में
उससे दूर जाना इतना आसान है? आराध्या इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाई और चुप हो गई। फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा कि वह उसकी मोहब्बत के बीच नहीं आना चाहती, इसलिए वह उससे दूर हो जाए और ये सब यहीं खत्म कर दे। लेकिन आर्यवीर ने हैरानी से पूछा कि वह किस मोहब्बत की बात कर रही है, क्योंकि उसे तो याद ही नहीं कि वह उसके अलावा किसी और से प्यार करता है। यह सुनकर आराध्या एकदम सन्न रह गई। उसे लगा जैसे वह उसके साथ मजाक कर रहा है या उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। उसने गुस्से में कहा कि वह उसकी इन बातों में आने वाली नहीं है। तब आर्यवीर हल्का सा पीछे हटते हुए बोला कि अगर वह अपनी बात सच साबित कर दे तो क्या उसे कोई इनाम मिलेगा? ये सुनकर आराध्या भी उठकर बैठ गई और अपने आप को संभालते हुए मासूमियत से पूछने लगी कि कैसा इनाम? तब आर्यवीर ने गंभीर होकर कहा कि अगर वह ये साबित कर दे कि वह बचपन से लेकर आज तक सिर्फ उसी से सच्ची मोहब्बत करता आया है, तो क्या वह उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करेगी? उसने ये भी कहा कि वह जानता है कि उसके दिल में शक है और इसलिए वह उस पर भरोसा नहीं कर पा रही, लेकिन अगर वह उसे एक मौका दे तो वह उसके सारे शक दूर कर देगा। ये कहते हुए उसने उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। आराध्या पूरी तरह उलझ चुकी थी। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था और वह समझ ही नहीं पा रही थी कि आर्यवीर आखिर चाहता क्या है, वह किस तरह की मोहब्बत की बात कर रहा है। कुछ पल सोचने के बाद उसने उसे एक मौका देने की हामी भर दी। तब आर्यवीर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खींचता हुआ बेसमेंट में ले गया। वहां चारों तरफ बहुत सारी तस्वीरें और पेंटिंग्स रखी हुई थी, लेकिन सब पर कपड़ा ढका हुआ था। उसने आगे बढ़कर एक एक करके उन पर से कपड़ा हटाया तो आराध्या के होश उड़ गए। हर तस्वीर उसी की थी, बचपन से लेकर अब तक हर उम्र की झलक वहां मौजूद थी। ये देखकर उसने हैरानी से अपने होठों पर हाथ रख लिया। उसे एक एक तस्वीर से जुड़ी पुरानी यादें याद आने लगी और साथ ही ये सच भी सामने आ गया कि आर्यवीर एक बेहतरीन पेंटर है। उसने घबराकर उससे पूछा कि ये सब क्या है। उसे लग रहा था कि वह पागल हो जाएगी। तब आर्यवीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि वह खुद भी नहीं जानता कि ये सब क्या है। बचपन से लेकर अब तक कभी ठीक से नहीं बनी। तुम्हारी शरारती और जिद्दी आदतों की वजह से मुझे तुम अक्सर चिढ़ाने वाली लगती थी। मैं चाहता था कि तुम बाकी लड़कियों की तरह सीधी सादी रहो, लेकिन तुम हमेशा अलग ही रहती थी, जिससे मुझे गुस्सा भी आता था। लेकिन इसके बावजूद मैं कभी तुमसे नफरत नहीं कर पाया। तुम्हारी हरकतें मुझे बुरी लगती थी, लेकिन तुम्हारा चेहरा, उससे मुझे अच्छा लगता था। मेरा मन करता था कि मैं तुम्हें बस देखता ही रहूं। एक तरफ हमारे बीच लड़ाइयां थी और दूसरी तरफ मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक अजीब सी मोहब्बत भी थी, जिसे मैं खुद भी समझ नहीं पा रहा था। मैं अपने जज्बातों से भागता रहा और कभी इजहार नहीं किया, क्योंकि मुझे डर था कि इससे तुम्हारा अहम टूट जाएगा। मैंने तुम्हें भूलने के लिए अपना दिल कहीं और लगाने की कोशिश की और तभी मेरी अपनी क्लासमेट से बात शुरू हुई। वह लड़की बहुत समझदार और अच्छी थी। पहली नज़र में ही मुझे पसंद भी आई थी, लेकिन फिर भी वह तुम्हारे जैसी नहीं थी। ये कहते हुए वह कुछ पल के लिए चुप हो गया और आराध्या खामोशी से उसकी हर बात सुनती रही। कुछ देर तक वहां गहरी खामोशी छाई रही, जैसे दोनों अपने अपने ख्यालों में खो गए हों। फिर आर्यवीर ने एक लंबी सांस लेकर अपनी बात दोबारा शुरू की। उसकी आवाज अब पहले से ज्यादा गहरी थी। उसने बताया कि वह लड़की एक अच्छे परिवार से थी। मिडिल क्लास होने के बावजूद उसके संस्कार बहुत मजबूत थे। वह अपने असूलों पर चलने वाली और खुद की इज्जत करना जानने वाली लड़की थी। और सच कहें तो मुझे हमेशा से ऐसी ही लड़कियां पसंद थी, जो अपने चरित्र को मजबूत रखें और हालात चाहे जैसे भी हों, खुद को संभालना जानती हो। कुछ समय साथ बिताने के बाद उस लड़की ने अपने दिल की बात उससे कह दी, अपने प्यार का इजहार किया। मैंने भी उसे सच्चाई से उसका जवाब दिया और उसकी मोहब्बत को स्वीकार कर लिया। यहाँ तक कि मैं सच में उससे शादी करने का सोच चुका था, लेकिन मेरे दिल के किसी कोने में एक अधूरापन था, क्योंकि वहां हमेशा तुम्हारी याद मौजूद रहती थी। मैं चाहकर भी उसे अपने दिल से पूरी तरह निकाल नहीं पा रहा था और शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी।
कुछ समय बाद मुझे ये सच्चाई पता चली कि वह लड़की भी अपने दिल में अपने पुराने प्यार को संभाल कर बैठी थी। ये कहते हुए आर्यवीर हल्का सा मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक अजीब सा दर्द था। उसने आराध्या की तरफ देखते हुए कहा कि जिंदगी अजीब तरह से इंसान को उसी का आईना दिखा देती है। अगर वह किसी को पूरा नहीं दे पाया तो बदले में उसे भी कभी पूरी मोहब्बत नहीं मिली, इसलिए इस रिश्ते के खत्म होने का उसे उतना दुख नहीं हुआ। उन्हीं दिनों मुझे ये भी पता चला कि मेरे पिता ने तुम्हारी जायदाद अपने कब्जे में कर ली है। ये बात मुझे अंदर तक चुभ गई क्योंकि ये बिल्कुल गलत था। मैं मानता हूँ कि अगर मैं चाहता तो उसी वक्त सब कुछ वापस कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि अब तुम क्या करोगी। और फिर तुमने जो किया उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। उस दिन मैं तुम्हें इतने अलग नजरिए से देखने लगा कि मैं खुद भी हैरान रह गया। उसी पल मुझे ये एहसास हुआ कि मैं सच में तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ और तुमसे दूर रहना मेरे लिए नामुमकिन है। ये सब सुनकर आराध्या का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसके लिए इन बातों पर यकीन करना आसान नहीं था क्योंकि बचपन से लेकर अब तक आर्यवीर अक्सर उसके साथ मजाक करता आया था। उसे लगा कि शायद इस बार भी वह मजाक कर रहा है और अभी हंसकर कह देगा कि ये सब एक खेल है। उसी उलझन में कुछ मिनट बीत गए। आर्यवीर बस उसके जवाब का इंतजार करता रहा। जब उसने देखा कि आराध्या कुछ नहीं बोल रही तो वह धीरे धीरे उसके पास आया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला कि वह उससे सच्चा प्यार करता है, उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता है, उसे अपना नाम देना चाहता है और पूरी दुनिया के सामने उसे अपनाना चाहता है। उसने उससे पूछा कि क्या वह उसे ये हक देगी और फिर जायदाद की बात करते हुए वह आगे बढ़ा। उसने दराज से कुछ कागजात निकाले और उसके सामने रख दिए। उसकी आवाज में अब पूरी सच्चाई और सुकून था। उसने कहा कि ये सारी जायदाद के पेपर्स हैं और वह उन पर पहले ही साइन कर चुका है। जिस दिन उनकी शादी हुई थी उसी दिन उसने ये सब उसके नाम कर दिया था। मैं तो बस तुम्हें तंग कर रहा था। आर्यवीर को पूरा यकीन था कि उसकी बातें सुनकर आराध्या कुछ न कुछ जरूर कहेगी, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसने खुद उसे भी हिला दिया। आराध्या अचानक लड़खड़ाई और बिना कुछ कहे जमीन पर गिर पड़ी। ये देखकर आर्यवीर के होश उड़ गए। वह घबराकर उसके पास झुका और परेशान होकर बुदबुदाया कि आखिर ये क्या हो गया। क्या उसने कुछ ऐसा कह दिया जो उसे नहीं कहना चाहिए था? उसने अपने दिमाग पर जोर डालकर याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे अपनी किसी भी बात में गलती नजर नहीं आई। फिर भी आराध्या के इस तरह बेहोश हो जाने से उसके हाथ पांव सच में फूल गए थे। दरअसल आराध्या की हालत होना भी स्वाभाविक था। जिस इंसान से बचपन से उसकी तकरार और दूरी रही, वही अचानक उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर दे तो किसी के लिए भी ये सब एकदम से स्वीकार करना आसान नहीं होता। कुछ समय बाद जब आराध्या को होश आया तो उसने खुद को बिस्तर पर पाया और आर्यवीर को अपने पास बैठा देखा। वह उसके सिरहाने बैठा धीरे धीरे उसके बालों में उंगलियां फेर रहा था। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। आराध्या ने सूखे होठों पर जीभ फेरते हुए कमजोर आवाज में उससे पूछा कि वह उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहा। ये सवाल सुनकर आर्यवीर का दिल जैसे हल्का सा टूट गया। उसने तुरंत उसके करीब आकर बहुत ही भावुक होकर कहा कि उसे मोहब्बत से ज्यादा डर अब दिल टूटने से लगता है और वह कभी नहीं चाहेगा कि उसका दिल टूटे। उसने यहाँ तक कह दिया कि अगर कभी उसके मन में उसे दुख देने का ख्याल भी आए तो उसे उसी वक्त सजा मिल जाए। ये कहते हुए उसने अपना माथा उसके माथे से टिका दिया और बहुत ही नरमी से उसे भरोसा दिलाया कि वह उसका दिल कभी नहीं तोड़ेगा। सच तो यह था कि आराध्या भी उससे प्यार करती थी, लेकिन उसने भी कभी अपने दिल की बात जाहिर नहीं की थी। उसका अपना अहम उसे हमेशा रोकता रहा। पर आज जैसे दोनों के बीच की जिद और दूरी की दीवार टूट चुकी थी। आर्यवीर उसकी तरफ ऐसे देख रहा था जैसे उसकी आंखों से ही इजाजत मांग रहा हो, जबकि आराध्या खामोशी से नजरें झुकाए अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। कुछ पल बाद उसने धीमी आवाज में कहा कि क्या वह उसे इस रिश्ते को स्वीकार करने के लिए थोड़ा समय दे सकता है। यह सुनकर आर्यवीर ने गहरी सांस ली और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि यानी वह अभी उसे और तड़पाना चाहती है।
लेकिन कोई बात नहीं, उसका भी वक्त आएगा। ये कहकर वह उठकर जाने लगा। तभी आराध्या ने जल्दी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और हल्के से पूछा कि उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड का क्या हुआ। आर्यवीर ने बिना झिझक जवाब दिया कि वह अब उसकी जिंदगी से जा चुकी है। उसने कहा कि वह सब कुछ सह सकता है लेकिन बेवफाई नहीं। अगर उसने उसके साथ धोखा ना किया होता तो शायद वह उसे कभी नहीं छोड़ता और शायद उसे अपनी सच्ची मोहब्बत का एहसास भी कभी नहीं होता। ये कहकर वह कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद पूरी रात वह वापस नहीं आया और दूसरी तरफ आराध्या बेचैनी से करवटें बदलती रही। उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्यों बार बार दरवाजे की तरफ देख रही है, लेकिन कहीं न कहीं वह अनजाने में उसका इंतजार कर रही थी। सुबह जब आर्यवीर घर लौटा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही ताजगी थी, जैसे उसने पूरी रात सुकून में बिताई हो। जबकि दूसरी तरफ आराध्या की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। पूरी रात वह बेचैनी में करवटें बदलती रही। उसे जैसे ही आर्यवीर इतना फ्रेश दिखा, उसके माथे पर गुस्से की लकीरें उभर आई। उसने नाराजगी भरे लहजे में पूछा कि पूरी रात वह कहाँ घूम रहे थे। अगर उसके साथ कुछ हो जाता तो, अगर कोई घर में घुस जाता या उसे कोई उठाकर ले जाता तो क्या होता। उसकी आवाज में गुस्सा कम और चिंता ज्यादा थी। आर्यवीर ने उसे शांत नजरों से देखा और धीरे से कहा कि उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यहाँ उसकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम है और कोई भी इतना हिम्मत वाला नहीं जो आर्यवीर की पत्नी की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। ये सुनते ही आराध्या का गुस्सा थोड़ा थम गया और उसने झट से नजरें झुका ली। उसके बाद दोनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया और फिर बाहर घूमने के लिए निकल गए। दिन भर दोनों ने साथ समय बिताया, हंसी मजाक, छोटी छोटी नोक-झोंक और अनकही भावनाओं के बीच। आराध्या चाहकर भी उससे दूरी नहीं बना पा रही थी। आर्यवीर भी बीच बीच में हल्की शरारतें कर देता, कभी उसके पास आकर खड़ा हो जाता, कभी उसके बालों को छेड़ देता, कभी उसके बेहद करीब आकर उसे महसूस करवाता कि वह उसके लिए कितना बेचैन है। लेकिन अपने वादे की वजह से वह खुद को रोक भी रहा था। ये सब देखकर आराध्या के चेहरे पर कभी हल्की मुस्कान आ जाती। वह उसकी इस तड़प को महसूस कर रही थी और जैसे उसे परख भी रही थी और वह खुद पर कितना काबू कर सकता है। उसकी बेचैनी, उसकी अधूरी सी ख्वाहिशें और उसकी आंखों में छिपी चाहत, सब कुछ आराध्या साफ पड़ रही थी और यही बात आर्यवीर को और बेचैन कर रही थी। वह मजाक में ही सही लेकिन उसे चेतावनी देने लगा कि वह उसकी इस हालत का पूरा हिसाब एक दिन जरूर चुकाएगा। उसकी बात सुनकर कुछ पल के लिए आराध्या भी थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए वह नजरें चुराकर किचन में चली गई और रात के खाने की तैयारी करने लगी। उसी बीच आर्यवीर किसी काम से बाहर चला गया। रात को जब वह वापस आया तो दोनों खाने की टेबल पर बैठे तो माहौल पहले जैसा हल्का नहीं था। आर्यवीर की नजरों में कुछ अलग ही गहराई और इरादा झलक रहा था। आराध्या उसकी उन नजरों को अच्छी तरह समझ रही थी, लेकिन फिर भी वह उसे नजरअंदाज करती रही। आर्यवीर का ध्यान खाने से ज्यादा उस पर था। उसकी हर हरकत पर उसकी नजरें टिकी हुई थी। ये सब महसूस करते हुए आराध्या जल्दी से खाना खत्म करके अपनी प्लेट उठाकर किचन में चली गई। लेकिन जाते हुए भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नजरें अब भी उसका पीछा कर रही हैं। बाहर हॉल में आर्यवीर लैपटॉप लेकर बैठा था, जैसे काम कर रहा हो, जबकि आराध्या उसे सोने के लिए कहकर अपने कमरे में चली गई। जैसे ही वह कमरे में गई, आर्यवीर ने उसे जाते हुए देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की लेकिन गहरी मुस्कान उभर आई। उसने धीरे से अपना लैपटॉप बंद किया, जैसे अब उसका ध्यान कहीं और था। उसके मन में एक ही बात चल रही थी, अब वह उससे दूर नहीं रह पाएगा। और बिना वक्त गवाए वह उठकर उसके पीछे कमरे की तरफ बढ़ गया। उधर आराध्या जो अपना नाइट रूटीन करने के बाद अब लेटने ही वाली थी कि आर्यवीर तभी कमरे के अंदर दाखिल हुआ था और उसे इतनी जल्दी कमरे में आता देखकर वह एक पल के लिए हड़बड़ा गई थी, क्योंकि अब तक हमेशा यही होता आया था कि आर्यवीर उसके सो जाने के बाद ही कमरे में आता था। उसने खुद ही उनके बीच एक दूरी बनाकर रखी हुई थी, एक ऐसी दूरी जिसमें वह खुद को भी संभाले रखे और आराध्या को भी किसी तरह की असहजता महसूस ना हो। लेकिन आज कुछ अलग था।
आज उसके कदमों में एक बेचैनी थी, एक जल्दबाजी थी, जिससे उसके अंदर कुछ टूट चुका हो, जैसे अब वह खुद को और रोक नहीं पा रही हो। आराध्या ने उसकी आंखों में देखा तो उसे साफ समझ आ गया कि आज बात पहले जैसी नहीं है। आज आर्यवीर के अंदर दबे हुए जज्बात बाहर आने के लिए बेताब हैं। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, हर कदम जैसे उसकी हिम्मत और बेकाबू होते एहसासों की गवाही दे रहे थे। उसने आगे बढ़कर बहुत ही नरमी और अपनेपन से आराध्या को अपनी बाहों में लिया। उसकी पकड़ में कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, बल्कि एक तड़प थी, एक अधूरी चाहत थी। उसकी आंखों में झांकते हुए उसने भारी आवाज में कहा, अब उससे और इंतजार नहीं हो रहा, अब वह और खुद को नहीं रोक सकता। उसकी आवाज में छुपी बेचैनी और सच्चाई ने उस पल को और भी गहरा बना दिया। आराध्या के होठ तक आई मुस्कान जैसे उसके दिल के किसी कोने में छुपी खुशी को बयां कर रही थी, लेकिन उसने उसे जाहिर होने नहीं दिया। आर्यवीर जैसे हर लम्हे के साथ अपने आप पर से कंट्रोल खोता जा रहा था। उसने कहा कि जितना वह सह सकता था उसने सह लिया, लेकिन अब उसके बस से बाहर हो चुका है। उसके शब्दों में कोई बनावट नहीं थी, सिर्फ एक सच्चा एहसास था जो सीधे दिल को छू रहा था। इस बार जब वह उसके करीब आया तो आराध्या ने उसे रोका नहीं, बल्कि खुद भी उस एहसास को महसूस करने लगी। उसके हाथ धीरे से आर्यवीर की गर्दन तक पहुंच गए, जैसे वह भी उस पल को स्वीकार कर रही हो, जैसे उसने भी अपनी जिद और अपने अहंकार को पीछे छोड़ दिया हो। दोनों के बीच अब कोई दूरी नहीं थी, सिर्फ एहसास थे, सिर्फ वो खामोश लम्हे थे जो बहुत कुछ कह रहे थे। बाहर मौसम ने भी जैसे उनका साथ दे दिया था। हल्की हल्की बर्फ गिरनी शुरू हो चुकी थी, ठंडी हवा खिड़कियों से टकराकर अंदर आ रही थी और कमरे के अंदर उनका रिश्ता एक नई दिशा में बढ़ रहा था। उनकी पुरानी नोक-झोंक, उनकी जिद, उनका अहंकार, सब कुछ जैसे उस पल के सामने हार गया था। अब सिर्फ मोहब्बत थी, सच्ची और गहरी, जो धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे के और करीब ला रही थी। वक्त जैसे वहीं थम गया था और दोनों उस एहसास में खोते चले जा रहे थे। अगले कुछ पलों में बस सब कुछ बदल गया। उनके बीच की दूरी अब पूरी तरह खत्म हो चुकी थी और उनकी जिंदगी एक नए मोड़ पर आ खड़ी हुई थी। अगले हफ्ते आर्यवीर ने फैसला किया कि वह एक बड़ा सा फंक्शन रखेगा, एक ऐसा मौका जहां वह सबके सामने ये ऐलान करेगा कि आराध्या अब सिर्फ नाम की नहीं बल्कि दिल से भी उसकी जिंदगी का हिस्सा है। उसकी इस घोषणा की खबर जैसे ही बाहर पहुंची, सोसाइटी की कई लड़कियों के दिलों में जलन की आग भड़क उठी। जो कभी उसके आसपास घूमती थी, अब वह उसे किसी और के साथ देखकर खुद को रोक नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसके पिता शुरू में इस फैसले से थोड़ा नाराज नजर आए। शायद उनके अपने कुछ विचार थे, कुछ उम्मीदें थीं, लेकिन आराध्या ने हालात को समझते हुए खुद आगे बढ़कर उनसे माफी मांगी। उसने बड़े होने का फर्ज निभाया और ये साबित किया कि वह रिश्तों की अहमियत समझती है। वह नहीं चाहती थी कि उनके रिश्ते की शुरुआत किसी की नाराजगी या टूटे दिलों से हो, इसलिए उसने बिना किसी झिझक के सब कुछ दिल से माफ कर दिया। उसकी इस समझदारी ने धीरे धीरे सबके दिल जीत लिए। उधर दादाजी अपने पोते की खुशी देखकर बेहद खुश थे। उनकी आंखों में संतोष साफ झलक रहा था। उन्हें ये देखकर सुकून मिला कि जो दोनों बचपन में हर छोटी बात पर लड़ते थे, जो एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, आज वही एक दूसरे के साथ इतने खुश हैं जैसे एक दूसरे के बिना अधूरे हों। ये बदलाव सिर्फ वक्त का नहीं था बल्कि उनके दिलों का था, और यही बात सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। घर के बाकी लोग भी ये सब देखकर राहत की सांस ले रहे थे। हर चेहरे पर सुकून था, हर दिल में खुशी थी, क्योंकि आखिरकार दो जिद्दी दिलों ने अपनी जिद छोड़कर मोहब्बत को चुन लिया था। दोस्तों, आज की हमारी ये खूबसूरत और भावनाओं से भरी कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके विचार और आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद मायने रखती है। आपकी एक छोटी सी टिप्पणी हमें और बेहतर कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, उसके किरदारों ने आपके दिल को छुआ हो या इसकी फीलिंग्स आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। और अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली रोमांटिक और इंटरेस्टिंग कहानियाँ आगे भी पढ़ना या सुनना चाहते हैं,
तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, आपका साथ और प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और हम मिलेंगे आपसे बहुत ही जल्द एक नई दिलचस्प और रोमांटिक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।